स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अयोध्या, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, राम सेतु या फिर द्वारका, कुछ ऐसे नाम जिनके इर्द गिर्द देश की चाहे राजनीतिक चाहे धार्मिक पृष्ठभूमि हमेशा घूमती रहती है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी के इस एक सेक्शनल एनालिसिस में आप सबका स्वागत करता हूं, जो कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिखने वाले जो हमें साक्ष्य मिलते हैं। कई बार एक्सकेवेशन किए जाते हैं, खुदाई की जाती है, या फिर कई बार शक होता है कि हाँ, ये एक जगह जो अभी हमें दिख रही है, इस जगह पे प्राचीन समय में कोई और सभ्यता रही होगी, या फिर अगर यहाँ पे कोई एक तरीके का भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पुराने समय में कोई दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसके रिगार्डिंग डिबेट होती रहती है। कई बार ये कई सारे एथनिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दे देता है, यानी लड़ाइयाँ, मतभेद उजागर होने लगते हैं लोगों के बीच में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब इस तरीके के मुद्दे हमारे सामने आते हैं तो जनसाधारण की डिबेट जो नुक्कड़ों पे होती है चाय के साथ, या फिर कभी कभी पान की दुकानों पे, या फिर देश के किसी भी कोनों में, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी गांव की चौपाल पे, ये जो बैठकें लग रही होती हैं, उनसे इतर आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस किस तरीके से डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, क्या वो तकनीक है, क्या वो डेटिंग की प्रक्रिया होती है जिससे मोस्ट ऑफ द डिबेट्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर ज्ञानवापी का आप मुद्दे का नाम कहते हैं तो आपको पता होगा कि एक मांग उठी थी कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए, है ना। और कार्बन डेटिंग एक पहला शब्द है जो आज एक हर इंसान के, चाहे वो आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से, जियोलॉजी से, इन सारे सब्जेक्ट से फेमिलियर हो ना हो, पर कार्बन डेटिंग उसके दिमाग में बैठी कि अगर किसी भी चीज के समय काल का आपको पता करना है तो कार्बन डेटिंग कर लीजिए, एक सोल्यूशन है। तो एक मांग उठी थी। ज्ञानवापी के केस में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। पर यह चीज, इस मांग को जब कोर्ट में रखा गया, कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की और ASI ने जो अपना सबमिशन दिया, बताया कि नहीं, कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर ही आपको पॉसिबल है उसका एनालिसिस करना। ठीक है, ऑर्गेनिक रिमेन्स यानी कि वो चीज, वो ऐसे कोई साक्ष्य जो एक समय पे लिविंग रहे। ठीक है, तो अगर आप ज्ञानवापी के कंस्ट्रक्शन के दौरान, हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। कई बार पॉटरीज भी बनाई जाती हैं तो क्ले का मटेरियल के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक रिमेन्स आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। प्लांट के रिमेन्स वहां पे साथ में चले जाते हैं। कुछ ट्विग्स होती हैं, टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, ड्राइड अप लीव्स होती है ना, ड्राइड पोलेंस होते हैं जो सॉइल में अगर प्रेजेंट है। तो इनके एनालिसिस के बेस पे भी हम एक इंटरप्रिटेशन को रख सकते हैं, पर ये तकनीक नॉन ऑर्गेनिक रिमेन को डायरेक्टली उसकी एंटिक्विटी जानने के ऊपर कारगर नहीं होती। तो आज इसी सवाल को यहाँ पे हम जायजा करेंगे कि जो अयोध्या, ज्ञानवापी जैसे केसेस होते हैं जिसके ऊपर हर जगह बात होती है, उसमें ASI आखिरकार किस तरीके से डेटिंग की प्रक्रिया को अपनाती है और डेटिंग आखिर होती क्या है। इन सारी चीज को आप तक ले जाएं उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटिंग से संबंधित चीज है। पहले तो आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर से संबंधित कोई भी PDF मटेरियल चाहिए तो आपको यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड करके हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इस पे आपको ये चीजें फ्री में मटेरियल मिल जाते हैं। UPSC प्रिपरेशन से संबंधित भी कई सारे कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। क्विजेस को भी हम कंडक्ट कराते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम का ये जो हमारा हैंडल है, यहाँ पे अगर आपकी कोई भी दुविधा है, क्वेश्चन है, कोई भी इल्तिजा है, तो आप उत्कर्ष सिंह _here पे हमारे पास उसको भेज सकते हो। ठीक है, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन डेटिंग के बारे में आप पढ़ोगे, पर एक डेट आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है और वो है 28 अगस्त। 28 अगस्त वो डेट है जब UPSC में नंबर 1 ऑप्शनल का रुतबा रखने वाले एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बैच 5 स्टडी IQ में हमारे यहाँ स्टार्ट होने जा रहे हैं। और US लाइव का कोड अगर आप इस्तेमाल करते हो, जब भी आप बाय नाउ करोगे, सेक्शन में जाओगे, परचेज करोगे कोर्स को, तो बहुत सारे कोड वहां पे दिए होते हैं। पर बाय नाउ के समय जब आप US लाइव करते हो तो आपका एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। सबसे पहला तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, है ना, वो वहां पे मिल जाएगा। और ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी पे नहीं है, ये किसी भी UPSC के कोर्स पे, स्टडी IQ पे एप्लीकेबल हो। आप P2I बैचेस ले रहे हो, कंबाइंड बैचेस ले रहे हो, है ना, 2 बैचेस को एक साथ, PCS, किसी भी कोर्स पे आप जाते हो तो US लाइव का कोड आपका वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्बो परचेज भी आप करोगे तो भी आपका वहां पे लग जाएगा। 2 फायदे हैं, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। और कोर्स 15999 में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्लस आपको 12 टेस्ट सीरीज मिलने वाली, जिसमें से 8
सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। एंथ्रोपोलॉजी की महिमा के बारे में आपको जानना हो तो यूपीएससी की हमारी जो स्टडी IQ में एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आप एक बार देख आइएगा वहाँ पे किस तरीके से हर साल टॉपर्स को देती है। टॉप 10 में 2022 में 4 रैंक्स एंथ्रोपोलॉजी की थी, उससे पहले भी 17 में भी 4 रैंक्स थी, और 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 अक्षत जैन। 2020 की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आपको शुभम कुमार ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलता है। तो हर साल ये टॉप 10 ही में इतनी रैंक दे देता है जितने दूसरे ऑप्शनल टॉप 20, 30, 40 में नहीं दे रहे होते हैं। इसीलिए टॉपर्स की पहली पसंद है IIT के बच्चे, मेडिसिन के बच्चे, एम्स से, IIT से, BBA का कोर्स, MCA का कोर्स सब करने वाले बच्चे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज, हर ब्रांच से बच्चे यहाँ पे अपने अपने एक्सपर्टीज वाले सब्जेक्ट को, बैकग्राउंड सब्जेक्ट को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कंसाइज है, स्टैटिक है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टिकी नोट्स वहाँ पे नहीं लिखने पड़ते हैं, है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बार बार हर हफ्ते वहाँ पे नहीं कंपाइल करना पड़ता है ना। तो रिविजन का टाइम मिलता है और आंसर राइटिंग का टाइम मिलता है। कमिंग टू दी फैक्ट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि असल में डेटिंग क्या होती है ना। कार्बन डेटिंग तो बात की बात है, भाई साहब पहले ये बताओ हमें ये डेटिंग क्या है। डेटिंग कहीं वो तो नहीं जो टिंडर पे होती है, आजकल के युवक युवतियां आपस में मेल जोल बढ़ाने का जो एक पूरा क्रियाक्रम वहां पे कर रहे होते हैं, है ना। वो तो नहीं है डेटिंग, नहीं, बिल्कुल वो डेटिंग नहीं है। उससे इतर डेटिंग असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान, जिसके तहत यू आर एबल टू इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटी ऑफ एनी गिवन आर्टिफैक्ट, है ना। कोई भी आपको आर्टिफैक्ट मिलता है तो वो कितना ज्यादा पुराना है, किस समय काल का है, विच टाइम फ्रेम इट बिलोंग्स टू, इस चीज को जानने के लिए जो एक साइंटिफिक प्रक्रिया की जाती है उसको डेटिंग बोलते हैं। अब आर्टिफैक्ट को यहां पे आप एनालाइज करो तो आर्टिफैक्ट होता क्या है। आर्टिफैक्ट इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसपे ह्यूमन वर्कमैनशिप या फिर ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप को आप प्रूव कर सको, है ना। कई सारी चीजें आपको नेचर में देखने को मिलती है, इंसान जब उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके ऊपर कुछ चेंजेस करता है और वो फिर एक आर्टिफैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, नेचर में नदियों के किनारे, झरनों के किनारे, या फिर यूजुअली आपको पत्थर देखने को मिलते हैं, पेबल्स देखने को मिलते हैं, स्टोन्स देखने को मिलते हैं। जब ह्यूमन ने उसके साथ इंटरेक्ट किया तो ह्यूमन ने सोचा अगर मैं इस स्टोन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे शार्पन कर दूं इसकी एज को, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टोन टूल बन जाएगा, एक वेपन बन जाएगा जिसको मैं बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जब इंसान ने नेचर के एक एलिमेंट के ऊपर अपनी कारीगरी दिखाई तो वो एक आर्टिफैक्ट बन गया। अब इंसान ने अपनी कारीगरी दिखाई है तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंसान की कारीगरी तो तभी होगी जब इंसान आया था। तो इंसान से जुड़ी हुई किसी भी एक्टिविटी के टाइम फ्रेम को जानने के लिए हम इस तरीके के डेटिंग प्रक्रिया को करते हैं। आर्टिफैक्ट की अगर आप बात करो तो बहुत सारी चीज हो सकती है, वहां पे पॉटरी हो सकती है, इंसान शुरुआत से पॉटरी बनाता आ रहा है ना। हो सकता है उसने कोई पेंटिंग को बनाया हो, है ना, उसने स्टोन टूल्स को बनाया हो। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हो, आपको कई सारी सील्स देखने को मिलती हैं, कई सारी मूर्तियां या फिर वीनस फिगरीन्स या फिर आइडियल्स उसको कहते हो, वो आपको देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को आप डेटिंग करते हो। अलग अलग चीजों को डेट करने के तरीके अलग होते हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, किस मटेरियल से कंपोज्ड हुआ है वो पर्टिकुलर चीज, उसके ऊपर बेस होती है डेटिंग टेक्निक, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डेटिंग की हम जब बात करते हैं तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर ही डायरेक्टली डेटिंग करना उसमें पॉसिबल होता है। ठीक है, अब डेटिंग की भी अगर आपने बात की तो डेटिंग भी आप जान लो कि 2 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है रिलेटिव डेटिंग और दूसरी होती है एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग नाम से पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स को ले जाकर के किसी लैबोरेटरी में रख करके डेट कर रहे हो, क्या वो डेटिंग है रिलेटिव डेटिंग? नहीं। रिलेटिव डेटिंग में तुलनात्मक वे, है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस आप बेसिकली कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, 3 बच्चे अगर हैं, है ना, एक 4 साल का है, दूसरा 10 साल का है और तीसरा 18 या 20 साल का है। आप तीनों को लाइन में खड़ा कर देते हो और किसी स्ट्रेंजर से पूछते हो कि आकर के बताइए कि विच वन इज यंगर, विच वन इज ओल्डर। सो बेस्ड अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस, जो एनाटॉमिकल फीचर है, स्ट्रक्चरल जो उसको देखने को मिल रहा है सामने से, उसके बेसिस पर कह देगा हाँ ये सबसे छोटा इन्फेंट लाइक है, तो ये 4 साल वाला ही इज यंगेस्ट। उसके बाद कंपैरेटिवली उसका एल्डर ब्रदर 8-10 साल का जो है, और 18-20 वाला थोड़ा मैच्योर होगा, उसकी हो सकता है मस्टैच, बियर्ड, ये सब आ गई हो, तो कहेगा कि ये एल्डेस्ट है। तो यू डू नॉट नो एग्जैक्ट एज उस बच्चे की क्या थी। स्ट्रेंजर को नहीं पता कि एक 4 साल का, एक 8-10 साल का और एक 18-20 साल का है। उसको सिर्फ ये पता है कि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है।
एज की अगर हम बात करें, है ना, तो दिस इज रिलेटिव डेटिंग। यू डू नॉट नो एक्यूरेट टाइम पीरियड ऑफ एनीथिंग, यू आर जस्ट कंपैरेटिवली एनालाइजिंग कि वन इज यंगर, वन इज ओल्डर। इस तरीके से आप वहां पे एनालिसिस कर रहे होते हो। जबकि एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या होता है, यू आर एबल टू टेल दी एग्जैक्ट टाइम पीरियड, देयर इज एग्जैक्टनेस, है ना, इसीलिए एब्सोल्यूट को हम क्रोनोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं। आप टाइम फ्रेज क्रोनोलॉजी, हमारे गृह मंत्री साहब कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी समझना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो, नंबर्स में आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी टेक्निक। अब रिलेटिव टेक्निक के अंदर बहुत सारी टेक्निक है। एक बेसिक जो टेक्निक्स होती हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन आपको क्या देखने को मिलता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। जमीन की आप खुदाई करते हो ना अक्सर, तो आप खुदाई करते जाओ, करते जाओ, ऐसा तो है नहीं कि धरती खत्म हो जाएगी, नीचे कुछ और आ जाएगा, समंदर आ जाएगा जमीन धरती के नीचे, है ना। तो आप खुदाई करते हो, एक लेयर की खुदाई की, दूसरा लेयर शुरू हो गया, यही तो होता है। तो आप जब ये खुदाई कर रहे हो तो आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन को मानते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो सबसे यंगर लेयर होगी या सबसे न्यूअर लेयर होगी, ये सबसे यंगर या न्यूअर लेयर होगी, और जो सबसे नीचे होगी वो सबसे ओल्डर लेयर होगी, ठीक है, या सबसे पुरानी लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी टेक्निक्स जो होती है ये रिलेटिव के अंदर में आती है, ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है। एब्सोल्यूट में आप एग्जैक्ट समय बताते हो, बहुत सारी टेक्निक आपको, फ्यूजन ट्रैक डेटिंग है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग है, कार्बन डेटिंग वहां पे आपको देखने को मिली है, यूरेनियम डेटिंग आपको देखने, पोटेशियम आर्गन डेटिंग आपको देखने को मिली, मल्टीपल डेटिंग है। पर सबसे जो प्रचलित है, अक्सर जिसकी मांग होती है, ज्ञानवापी में भी जिसकी मांग हुई, वो थी कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पर उससे पहले आप बेसिक को जान लीजिए। हम केमिस्ट्री की क्लासेस में चलते हैं, कई लोग का स्किप हो गया होगा, बचपन में ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर अब भूल चुके होंगे, भूले बिसरे गीत हो चुके होंगे वो। तो लेट्स कम टू दी कार्बन। कार्बन को अगर आप देखते हो तो उससे पहले भी आपके लिए जानना जरूरी है क्या होता है एटॉमिक नंबर और क्या होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में आप जानते हो, ठीक है, लेट्स कम हियर। केमिस्ट्री की क्लासेस में हम पढ़ते हैं इस चीज को, है ना। ये एक एलिमेंट है कार्बन, ये उसका सिंबल है सी, ठीक है, या फिर व्हाइट कलर से हम नीचे बना देते हैं। ये रहा एक एलिमेंट कार्बन और ये उसका एटॉमिक नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे आपको देखने को मिलता है कि एक परमाणु संख्या होती है जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हो, जिसको डिनोट किया जाता है Z से, एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी उस एलिमेंट के सेंटर में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर बना रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख रहे हो ब्लू कलर का प्रोटॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ यहां पे 6 हुआ, ठीक है। जबकि आप एटॉमिक मास देखते हो, परमाणु भार कितना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन आपको देखने को मिला कि अगेन 1 2 3 4 5 6, और न्यूट्रॉन्स आपको कितने देखने को मिले 6, तो दैट इज 6 + 6 12। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर को आपने नीचे लिख दिया और एटॉमिक मास को आपने यहां पे लिख दिया, है ना, और बुलाया इसको जाता है C6, है ना, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर उसकी आइडेंटिटी की, आईडी कार्ड की तरह है, तो C6 आप उसको वहां पे बुला रहे हो, ऑलराइट। तो अब ये सिर्फ एक प्रकार नहीं है, एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन के दूसरे प्रकार भी देखने को मिलते हैं जिसको कार्बन के आइसोटोप बोला जाता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, उसको क्या कहते हैं, हम आइसोटोप कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कार्बन का एक और टाइप है जिसमें C7 और एटॉमिक मास सेम रहेगा, ये फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉर्म्स कई सारे मौजूद हैं। अब जब हम डेटिंग करते हैं तो हमारा वहां पे ये आइसोटोप बहुत ही मेन हो जाता है, तो ये इतना मेन है कि आप इसी के बेसिस पे डेटिंग की प्रक्रिया को सही से कर पा रहे हो। तो ये आता कहां से, बनता कहां से है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, तो इसके आपको यहां पे एक चीज हमने यहां पे करेक्ट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर आपका वही सेम रहेगा, है ना, हाँ ये रहा,
ये एटॉमिक नंबर यहां पे सेम रहता है। इसका जो आइसोटोप रहेगा उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, वहां पे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, C14। ऑलराइट, तो C6H14 आपको देखने को मिले, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू आइडेंटिटी, एटॉमिक नंबर बदला तो आइडेंटिटी बदल जाएगी। तो C6 से अगर C7 होता तो वो क्या हो जाता, नाइट्रोजन बन जाता। हम उसको नाइट्रोजन पुकारने लगते, कार्बन बुलाते ही नहीं। मास वहां पे चेंज होता है, तो आइसोटोप जो उसका रहेगा वो क्या है, C14 है। तो हम आइसोटोप की अगर यहाँ पे बात करें कार्बन के, तो दो आपको देखने को मिल रहे मेजर, C12 और C14। अब ये आते कहां से, है ना, ये C14 आया कहां से, तो आप देख रहे हो एटमॉस्फेयर के अंदर में, ये अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इधर सन वगैरह आउटर स्पेस है, तो आप देख रहे हो कॉस्मिक रेज लगातार यहां पर आ रही हैं, अर्थ के सरफेस से टकरा रही हैं। और जब ये टकरा रही हैं तो इस टकराने के इस कोर्स में क्या हो रहा है कि यहां से फ्री नाइट्रोजन को ये, सॉरी फ्री न्यूट्रॉन को ये रिलीज कर रही है। इसीलिए हमने स्मॉल एन लिखा, कैपिटल एन लिखेंगे तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन वहां पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब आप बचपन में साइंस की किताबों में पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद कौन सा एलिमेंट है, प्रोपोर्शन वाइज अगर आप बात करते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे अधिक कॉमन एलिमेंट आपको कौन सा देखने को मिलता है। चीटिंग नहीं कीजिएगा, गूगल मत कीजिएगा, है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूं, तीन नाम दे देता हूं, तीन ऑप्शन देता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी ले लीजिए। चलिए इसमें से बताइए कमेंट सेक्शन में सबसे अधिक प्रिविलेंट कौन है, ठीक है। आई होप आपने अब तक सही आंसर दे दिया होगा। अगर आपने फॉरवर्ड करके या फिर पीछे करके चीट नहीं किया है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे अधिक कॉमन है ना। 78% आपका नाइट्रोजन लगभग होता है और 21%, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ना, डेसिमल प्लेसेस को हमने इग्नोर किया वहां पे। तो 21% आपका ऑक्सीजन होता है। तो इतनी रेडिली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भाई साहब जब ये न्यूट्रॉन आकर के यहां पे कोलाइड कर रहा है नाइट्रोजन के एलिमेंट के साथ, नाइट्रोजन के साथ यहां पे कोलाइड जब करेगा, तो क्या करेगा, इसका एक जो प्रोटॉन है उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जब उसके एक प्रोटॉन को वो डिस्प्लेस कर देगा, तो नाइट्रोजन जो आपको पता है कि N714 एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है, पर इसने एक प्रोटॉन को यहां पे उड़ा दिया, रिप्लेस कर दिया आकर के। तो ये क्या बन गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू, हम क्या बताए थे, एटॉमिक नंबर। तो एक प्रोटॉन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, है ना। एटॉमिक मास आपका यहां पे सेम रहा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन आके वहां पे ऐड हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है उसको, तो ठीक है। तो यहां पे N614 आपको देखने को मिल रहा है। अब हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका आईडी कार्ड है, तो यहां पे तो उसकी आईडी बदल गई ना, ये तो 6 हो गया। तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, अगर आप देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसको आप नाइट्रोजन तो कहोगे नहीं, आप उसको क्या कहते हो, हम उसको प्यार से कहते हैं वो हमारा कार्बन है। तो ये कार्बन की इस तरीके से एटमॉस्फेयर में आइसोटोप यानी कि C14 आपको आते हुए देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। अब धरती पे मौजूद है वृक्ष, पेड़ पौधे। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये पेड़ पौधे आपके मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी वस्कुलर कैम्बियम वगैरह हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। अब ये पेड़ पौधे जो मौजूद हैं, ये डायरेक्टली हर समय इनटेक कर रहे हैं किस चीज का, कार्बन का, ठीक है। इवन आप पेड़ों से बेचारों से ऑक्सीजन ले रहे हो, बदले में उनको क्या दे रहे हो, कार्बन दे रहे हो, रिलीज कर रहे हो। तो बड़ी नाइंसाफी तो कर ही रहे हो आप, है ना। पर पेड़ों को उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड वेरियस अदर प्रोसेसेस के लिए कार्बन नेसेसरी है। तो कार्बन को वो एटमॉस्फेयर से भी ले रहे हैं, और एटमॉस्फेयर से भी ले रहे हैं तो पक्षपात नहीं कर रहे हैं, पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं बेचारे, है ना। C14 को भी ले रहे हैं और C12 को भी ले रहे हैं वहां पे, विदाउट एनी पार्शियलिटी, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली इनके में गया, अब पेड़ों में गया। तो आप तो वैसे भी, इंसान तो वैसे भी बहुत जुल्मी है ना। तो इंसान डायरेक्टली हो सकता है पेड़ पौधों को कंज्यूम करे, यानी कि जाहिर सी बात है वो बरगद के पेड़ को उठा के नहीं खा लेगा, किसी फॉर्म में आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, है ना। सब्जियां हैं, फल हैं, तो आप उसको कंज्यूम जब करते हो, मैन उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, तो आपकी बॉडी में भी वो C12 तो है ही, आपके वैसे भी है, नेचर में भी है, C14 भी आपके बॉडी में आने लगा। हो सकता है लीव्स वगैरह इन सारी चीजों को किसी एनिमल ने खाया हो और इन टर्न
एनिमल से याद आया, एक मूवी भी शायद आ रही है एनिमल नाम की, रणबीर कपूर की, है ना। मूवी में तो आप लोग को तुरंत इंटरेस्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो हम एनिमल को यहाँ पे देखते हैं तो उसको भी मैन कंज्यूम करता है, इंसान छोड़ेगा थोड़ी ना किसी को। तो यहाँ पे इंसान ने एनिमल को भी कंज्यूम किया। तो अब दोनों सोर्सेस से किसी न किसी तरीके से C14 आपको, इवन वाटर सिस्टम से, वाटर के इकोसिस्टम से आप कहते हो, तो वो इंसान की बॉडी में आपको आते हुए देखने को मिल रहा है C14, है ना। C12 भी आ रहा है, C14 भी आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब तक इंसान जिंदा है तो ये एक ग्रेजुअल इनटेक यहाँ पे चला रह रहा है, पर इंसान जब मर जाता है ना, व्हेन द इंडिविजुअल या ऑर्गेनिक बीइंग, कोई भी एनिमल भी अगर है, लिविंग बीइंग, वो जब उसकी डेथ हो जाती है ना, तो C12 तो कंपैरेटिवली स्टैटिक आपको देखने को मिल रहा है ना, पर C14 जो है, दिस इज हाईली रेडियो एक्टिव। ये जो आइसोटोप था, ये बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, डीके करने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा, का उसकी मात्रा जो इंसान की बॉडी में है आफ्टर डेथ वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो अंदर आना बंद होगी। इंसान जब तक जिंदा था तो वो सारी चीज वापस आ रही थी, रिप्लेस हो रही थी, फिर आती जा रही थी, है ना, आ रही है जा रही है। पर इंसान मर गया तो प्रोसेस कहां से आएगी, वो प्रोसेस हॉल्ट पे आ गई, खत्म हो गई। तो अब कोई भी न्यू वहां पे आपको आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है रेडियो एक्टिव C14, है ना। अब उसका उल्टे डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब बहुत सारे लिबी साहब नाम के और कई सारे और भी लोग रहे, है ना, जिन्होंने डेटिंग पे बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इनकी वजह से हमें एक अच्छी चीज पता चल गई कि कार्बन के डीके का, ये जो C14 है, इसके डीके की रफ्तार क्या होती है, रेट क्या होता है। तो वो पता चला कि ये कार्बन जो है, जितनी भी मात्रा में इंसान के अंदर प्रेजेंट है ना, वो उसका आधा होने में कितना समय लेती है, लगभग 5730 साल। यानी अगर आपके बॉडी में 100 ग्राम, कह लीजिए एक लेमन टर्म में हम बात कर रहे हैं यहां पे कि 100 ग्राम्स प्रेजेंट था C14, तो 5730 ईयर्स के बाद वो बचेगा 50 ग्राम, उसके 5730 के बाद वो 25 ग्राम बचेगा, उसके बाद वो 12.5 बचेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। तो कितना डिसइंटीग्रेशन हो चुका है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे आप और आप समझ जाओगे कि कितना समय हो चुका है इस पर्टिकुलर फॉर्म के, है ना। तो दिस इज हाउ साइंटिस्ट डू, यहाँ पे कार्बन डेटिंग, कोई नंबर जो होता है इसमें भी कैलिब्रेशन किया जाता है, काफी सारी चीज की जाती है ना। और अगर आप डेटिंग की बात करते हो तो हम जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट होते हैं जो, उन्होंने एक अच्छी खासी टेबल बनाई है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू शास्त्रों के अंदर आप समय को काल कहते हो, काल को मृत्यु से भी रिलेट करते हैं, पर काल समय के लिए भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो काल का कंसेप्ट आप देखते हो तो वहां पे ब्रह्म काल, है ना, ब्रह्मा के एक दिन की बात होती है, कल्प की बात होती है, मनवंतर्स की बात होती है, युगों की बात होती है, चतुर्युग जिसमें आते हैं, है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है, और अंतराल होते हैं उसके बीच में। सिमिलरली एक चार्ट के तौर पे आप टाइम को जियोलॉजिस्ट द्वारा भी बांट के देख सकते हो, जहां पे अलग अलग इपॉक्स, इयॉन्स, एराज, पीरियड्स, सब पीरियड्स में आप समय को बांटते हो, है ना। तो जैसे आइस एजेस होती थी तो उस समय को क्या कहते थे, प्लीस्टोसीन इपॉक। अभी का जो समय लगभग 12,000 साल पहले आज से शुरू हुआ है उसको आप क्या कहते हो, होलोसीन इपॉक। तो आइस एजेस चल रही थी आपकी प्लीस्टोसीन के समय में, और होलोसीन कंपैरेटिवली जो वार्मर समय, जब नियोलिथिक रिवॉल्यूशन आपकी जो हुई, है ना, जब आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस आया और इतनी सारी बड़ी बड़े सिटीज बने, फोर्टिफिकेशन हुआ और आप पॉटरी अच्छी करने लगे, ट्रेड करने लगे, बहुत सारी चीजें आई उसकी वजह से, है ना, क्योंकि सेटल्ड इकोनॉमी होने लगी, सरप्लस आपके पास आने लगा, सिक्योरिटी होने लगी आपके पास, ठीक है। तो समय को भी आप बांट करके देखते हो तो हम कहते हैं अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.58 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, और इस तरीके से प्रोक्रियोट, वर्टिब्रेट, एम्फीबियन, इंसान कब आया, लगभग 2 से 3 लाख साल पहले लगभग आया, है ना। पर ये कार्बन डेटिंग इतने समय के लिए नहीं लागू होती है ना। इसको अगर आपको करना है तो आपको पोटेशियम आर्गन और दूसरे टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है इतने लंबे समय के लिए। कार्बन डेटिंग जो होती है उसकी एक कमी भी कह लो, या जो भी आप जिस तरीके से भी देखो, वो एप्लीकेबल है 40 टू मैक्सिमम 62,000 ईयर्स तक, KYA मतलब 1000 ईयर्स तक, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम इसको कहते हैं 50 ईयर्स, बहुत अगर सावधानी से करते हो तो। और कई सारी दिक्कतें भी होती हैं, सैंपल्स कई बार खराब हो जाते हैं, है ना, डेट करने लायक नहीं रहते हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो इस तरीके से आपकी कार्बन डेटिंग को प्रोसीड किया जाता है, एंड दिस इज हाउ कार्बन डेटिंग इज सो इंपॉर्टेंट, जिसका ज्ञान वापी के
कि इसमें पूरा का पूरा डिस्कशन हो रहा है। इसी तरीके के और भी कई सारे हम इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपको प्रोसेसेस जो लेमन टर्म्स में गलियों पे इतना जिक्र होता है पर हमें पता नहीं होता अक्सर में की कैसे आती है, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ एंथ्रोपोलॉजी ऐसे रिलीजन को पढ़ना है, मैरिज को पढ़ना है, कैसे आई, क्यों आई, रिलेशनशिप्स क्यों बनती हैं, क्यों फेल होती हैं, इकोनॉमीज प्रिमिटिव की, ट्राइबल सोसाइटीज, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ के इतने छोटे से समय में आपको एक्सेल करना है और आसानी से 300 मार्क्स को स्कोर करना है, तो सबसे सेफेस्ट, सिक्योर एंड द मोस्ट इन ट्रेंड ऑप्शनल के बैचेस जो हैं, जो हमने बताया 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके आप उसको ज्वाइन कर ले। यूएस लाइव का कोड लगाते हैं तो 15999 में कोर्स मिलेगा डिस्काउंटेड दाम पे। वैसे आप देख रहे हो 2499 है, दूसरे कोड को भी लगाते हो तो कम मिलेगा। यूएस लाइव लगाते ही बेस्ट प्राइस भी मिल जाएगा आपको, प्लस मेरी तरफ से आपको, अगर आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो तो जो भी आपको पर्सनलाइज गाइडेंस होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी आपको मिल रही होती है। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो लोग इंटरेस्टेड हो, जो प्रिपेयर कर रहे हो, और जिनको भी कुछ मटेरियल वगैरह की जरूरत हो, आपको पता है यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड टेलीग्राम पे और उत्कर्ष सिंह _हेयर जो हमारा इंस्टाग्राम है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।